नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी तक आप सभी ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में तीसरा पार्ट है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है इस वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 कंडक्ट होने वाला जो 10 तारीख को देने वाले हैं और MJP आर्य यूनिवर्सिटी बरेली संबंधित है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो अंत तक जरूर बन रहिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और यहाँ देख पाएंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन के रूप में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, या फिर यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें, और या फिर संसद के अनुमोदन से, या फिर राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। यह आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें से किस तरीके से जो है आप कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय तो एक बार मान लीजिए नई दिल्ली में सुनवाई करता है लेकिन अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो किसके माध्यम से कर सकता है ये आपको बताना है दोस्तों। इस प्रकार से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए दोस्तों, भारतीय संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको पूरा वीडियो जरूर तक देखिएगा अंत तक। यहाँ देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों। पहले वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए वाला है पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर दोस्तों राष्ट्रपति अनुमोदन देता है तो नई दिल्ली के अलावा यहाँ पर अन्य स्थान पर भी सुनवाई हो सकती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन एक साथ हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ देख पाएंगे। या तो मैं इसको थोड़ा जूम ही कर देता हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन दिखे यहाँ पर इस तरीके से। अभी जब अगला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आप सभी को दिखाएंगे साइड में होकर के। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है कौन सा न्यायालय है। यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 2023 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित कर दी गई है, वह न्यायालय कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या वह न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है, या फिर लोकल कोर्ट, या फिर विशेष न्यायालय, फिर यूपी का उच्च न्यायालय हो सकता है। इस प्रकार से आपको बताने कौन सा न्यायालय ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ये दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो है दोस्तों इसी ने जो है महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित कर दी गई इसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। TDST, यहाँ TDST का मतलब होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फुल फॉर्म होगा। इसके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है किसके द्वारा, देख सकते हैं ट्राई या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ट्राई में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसका ऑप्शन एक और ऊपर है, वहाँ पर आप दिखाएंगे। अभी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, नहीं तो कोई आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन केवल सुप्रीम कोर्ट में, इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला राइट भी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे केवल सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने, TDST टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती कौन दे सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। ये सारे ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं साइड में आकर के क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यहाँ पर जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। क्या संसदीय एक्ट के द्वारा की गई, या फिर संवैधानिक संशोधन द्वारा, या फिर न्यायिक पहल द्वारा, या फिर उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, न्यायिक पहल द्वारा। ये जो दिया गया जनहित याचिका की शुरुआत जो है न्यायिक पहल द्वारा की गई है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में
नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आपसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी का जो है जुडिशरी से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जुडिशरी से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आप जरूर देखिएगा पूरा अंत तक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सभी जुडिशरी से संबंधित हैं, इसलिए आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से आप सभी के ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर जस्टिस फातिमा बीबी, या फिर जस्टिस सुजाता मनोहर को, या फिर जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को, या जस्टिस रूमा पाल को। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए। 5वें क्वेश्चन का आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2010 भी लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चौथी महिला जज, कौन चौथी महिला जज हैं? ये चौथे नंबर पर थी, जो कि महिला में थी, और 2010 में इनको नियुक्ति मिली थी उच्चतम न्यायालय में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न से क्या सही है? अब देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, आपको सभी को बताना है। इस प्रकार से आप 4 आंसर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख करके बता सकते हैं क्या निर्णय के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी वाला देख सकते हैं। इस प्रकार से केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, ये वाला ऑप्शन राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, ये गलत हो गया। केवल विधि मंत्रालय को निर्णय करने का अधिकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश ही जो है उन्हीं को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आप सही बात ध्यान रखिएगा, अपने दैनिक जीवन में भी आप सही के यूज होने वाला है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं दोस्तों, अगले पार्ट में आ गया है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? आप सभी को बताना ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश जो है उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी वर्क किया है, काम किया है, ये आप सभी को बताना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला हो जाए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह एक ऐसे जस्टिस थे जो कि मुख्य न्यायाधीश भी थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो जो है राष्ट्रपति का भी काम किए हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद, यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देख पाएंगे, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, यहाँ देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन सा व्यक्ति हो सकता है? कह रहा है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के खाली होने पर। आप भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति, अगर खाली राष्ट्रपति का पद खाली होता तो उपराष्ट्रपति वर्क करते, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के भी पद खाली हैं और राष्ट्रपति के भी पद खाली हैं, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? आपको यहाँ बताना। ऑप्शन दिया गया है, लोकसभा का सभापति हो सकता है, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष, या फिर महान्यायवादी। यहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वो जब भी कभी भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होते हैं तो वहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार होता है कि वहां पर उस पद का निर्वहन करें, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? मतलब भारत में जहाँ पर जो न्यायालय दिए गए हैं नीचे ऑप्शन में, इसमें से कौन से ऐसे अभिलेख हैं, कौन से ऐसे न्यायालय हैं जिन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? यहाँ देख सकते हैं, केवल उच्च न्यायालय को, या फिर केवल उच्चतम को, या फिर उच्चतम न्यायालय को, दोनों को, या फिर जनपद न्यायालय को। किसको आप कह सकते हैं अभिलेख न्यायालय है? आपसे बताना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह दोस्तों, आप सभी पूरा वीडियो जरूर अंत देखिएगा, बहुत ही हेल्प मिलने वाली आप सभी के एग्जाम में। यहाँ देख सकते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि क्या आशय, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, क्या ये होता है इसका मतलब? या फिर इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्या ऐसा है? या फिर इसे अपनी अवमानना करने वाले
को दंडित करने का अधिकार यहाँ पर सकते हैं, फिर या तो फिर इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। ये आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपको समझाना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझाना चाह रहा है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है। आपको मैंने अभी बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, या उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ही अभिलेख न्यायालय कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर उसी से क्वेश्चन उठाया है कि भारत का अगर सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, आपको बताना है। ये इसका मतलब यही हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला। आप देख सकते हैं इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया सकता, यानी कि जो निर्णय दे देगा वही सर्वमान्य होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देख सकते निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने, एक वाद है जैसे पहले तो होता था मुकदमा चलता था, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। क्या मूल अधिकार का यही काम है, आपको बताना है। मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। क्या मूल अधिकार व्यक्ति का जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में के लिए सक्षम बनाता है? क्या ये है इसका मतलब, आप सभी को बताना है। यही इसका मतलब है दोस्तों। इसका मतलब यही होता है, जैसे कि मूल अधिकार का मतलब यही होता है कि व्यक्ति को जैसे उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी को रूपरेखा तैयार करने में सक्षम हो सकता है। ये आपके लिए मूल अधिकार का ही मतलब ही होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि किस वाद में, यहाँ देख सकते हैं किस वाद में। कोई मुकदमा एक बार चला था तो उसके बारे में बताना, जो वाद बोलते हैं, किस वाद में ये ऐसा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया था, तो आपको बताना वाद किस वाद के अंतर्गत ऐसा हुआ था। क्या फिर यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में, या फिर गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में, या अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाद में। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है किस वाद के अंतर्गत मूल अधिकार का जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का बी वाला आपका रेडी जाओ। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आ सकता है दोस्तों। आप क्वेश्चनों से मत घबराइए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। पहला देखिए यहाँ पर विचार करने के लिए बोल रहा है। पहला है कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर देख सकते हैं कहा रहा है जो संसद है ये जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा आप पढ़ लेते हैं। दूसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने के अधिकार और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। क्या ऐसा है? यहाँ देख सकते हैं क्या न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के अधिकार और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर, यहाँ देख सकते हैं संचित निधि पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ देख सकते हैं संचित निधि पर। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा कट गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप दूसरी साइड में देखते हैं भारित होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ भारित होता है, यहाँ पर देख सकते हैं यही लिखा है कि भारित होता है। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया था वहाँ लिखा गया भारित होता है। क्या ये दोनों ऑप्शन आप पढ़ लिए अच्छे से? तो यहाँ पर आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 12 वाले ऑप्शन के उपरोक्त में से कौन से सही है। केवल एक सही है, फिर केवल 2, या फिर 1-2 दोनों है, या फिर ना ही 1 ना ही 2, ये आपको बताने हैं। दो लाइन दिए गए हैं आपको, 2 पॉइंट दिए गए हैं, वो दोनों पॉइंट क्या सही है, एक ही पॉइंट सही, या फिर दोनों पॉइंट सही है, फिर एक ही पॉइंट सही है, ये आपको बताना है, या फिर कोई भी नहीं सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आपको 12 नंबर क्वेश्चन फिर से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से 2 लाइनें दी गई हैं। संसद भारत के उच्च न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, ये बात दोस्तों बिल्कुल गलत है। कर सकती है ये जो, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये जो है गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं यही पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और न्यायालय को यहाँ पर देख सकते हैं न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से दोनों ऑप्शन सही नहीं है, दोनों गलत है। इस तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसके ऑप्शन जो है यहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही गड़बड़ है दोस्तों, दोनों ही गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों अभी देख पाएंगे आप यहाँ पर।
यहाँ पर दोस्तों, हाँ यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देख पाएंगे। यहाँ पर 12 वाला ऑप्शन ये है, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन लंबे हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में भी, यहाँ पर आप देख पाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ देख सकते हैं, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। क्या थे क्यों नहीं थे, आपको समझना है, आपको पढ़ना। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा के लोकहित याचिका यानी कि PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। यह आपको बताना दोनों क्या ऑप्शन दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि केवल 2 कह रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ देख सकते हैं पहला वाला जो कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर के मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे भारत के, नहीं ये नहीं थे। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। ये वाला बात सही है दोस्तों, ये जो है न्यायमूर्ति नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ये यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटे। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। यानी कि मान लीजिए देश के किसी भी न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उसे अन्यत्र यानी कि किसी दूसरी जगह किसी दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है, यह आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार है, ये भेज सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी आपका राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम न्यायालय यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद ये जो है कर दिया था, किस अनुच्छेद में, ये संबंधित किस अनुच्छेद से संबंधित आपको बताना है। यह ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आएगा। 355 अनुच्छेद के संबंधित है ये दोस्तों। उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो दोस्तों अनुच्छेद 355 के अंतर्गत ये जो है केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर यूपी लोअर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपके भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि न्यायालय से जुडिशरी संबंध है, यहाँ देख सकते हैं जुडिशरी से संबंधित दोस्तों। इस प्रकार से आपके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है बताना है कि जो है कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी वाला, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। यानी कि जब भी मूल अधिकार के प्रवर्तन की बात आएगी तो वो जो है ऐसे मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये केंद्र और राज्य के विवाद ये सब नहीं, राज्य के वर्ष ये सब नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है दोस्तों, इसको समझना है, सिर्फ कुछ नहीं है, लंबा नहीं, आप देख सकते हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, ये कहा जा रहा है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों को निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है कब, ये ऐसे ही शपथ लिया था दोस्तों। देखते हैं शपथ वाली जो वर्ड है यही लिखा गया है, तो आपको बताना है ये जो है कैसे ली जाते हैं। ये जो है शपथ ली जाती है कब, राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है, या फिर संसद के द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा। यहाँ आपको बताना क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत का जब कोई भी मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित होता है तो वो ऐसा ही जो है आपका शपथ लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ, संविधान के निर्वचन के बारे में यहाँ देख सकते हैं, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, यह आपको बताना। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा 5। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। जब भी संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए होता है, उसमें जो 5 कम से कम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने भी 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके समझ दोस्तों लाने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ आप देख सकते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में। यहाँ मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कहीं ना कहीं से एक बार आपके क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे, इसलिए आप पूरा संविधान जरूर पढ़िए अच्छे से। तो क्या समझे आप सभी ने इस क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? ये आपको आपके मौलिक अधिकार का सुरक्षा किस अनुच्छेद में, इस प्रकार से पूछा सकता है। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 अनुच्छेद जो है 32 था दोस्तों, देखते हैं मौलिक अधिकार जो है सुरक्षा अनुच्छेद 32 करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को जो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2000 यहाँ देख सकते हैं कौन से सन में है? 2002 के सन में दोस्तों। इस प्रकार से थोड़ा यहाँ कर देते हैं 2002 के संबंध में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद को अंतर्गत किया है? यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि गुजरात में संविधान विधानसभा के चुनाव 2002 में चुनाव होने वाले थे, उसको स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था कि उसको स्थगित कर दिया जाए। फिर उसके बाद अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय आ रहा है, देख सकते हैं उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने क्या किया था? यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है कि अनुरोध कर सकता है राष्ट्रपति। अगला आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बताना है। क्वेश्चन आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर आके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के 4 ऑप्शन देंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो पूछ सकता है कि क्यों निरस्त किया जा रहा है कोई चुनाव? तो ऑप्शन नंबर आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143 यानी कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है या यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आप क्वेश्चन देख सकते हैं कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद कोड दिया जाएगा भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या फिर संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, या फिर भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। इसमें से चारों में से कौन कौन ऑप्शन सही है? यानी कि आप पहले क्वेश्चन दे सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन से उच्चतम न्यायालय यानी कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए, ये बताने हैं आपको इसमें से पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, इसमें से आपको कौन से बताना है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं यानी कि अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 का सी वाला 1 और 4 यहाँ देख सकते हैं कि यानी कि आपका पहला और चौथा ऑप्शन सही है। पहला है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा सही, दोस्तों गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं, इसी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप सभी को यहाँ देख सकते हैं, आप सभी को जूम करके दिखाते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा आसानी से, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 23 अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। ये आपको बताने पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय, उल्लंघनीय नहीं अनुल्लंघनीय, मतलब उल्लंघन नहीं किया जाए मौलिक ढांचा, यह कि वह किसके अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किए गए हैं, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 23
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सही होगा, अनुच्छेद 32। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि अनुलंघनीय मौलिक ढांचा, यानी कि मौलिक ढांचा लिखा गया दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ मौलिक ढांचा लिखा गया। मौलिक ढांचा का मतलब ही हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही होगा, एक वाला। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर अनुच्छेद 32 इस प्रकार से दिया गया, सॉरी दोस्तों, इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर अनुलंघनीय ढांचा घोषित किए गए हैं, क्या अनुच्छेद 32 के द्वारा होता है या फिर अनुच्छेद, तो यहाँ देख सकते हैं 226 या फिर अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 245, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए। उसके बाद कूट बनाए गए, इसको मैं भूल ही गया। यहाँ पर देख सकते हैं कूट बनाए गए हैं, पहले तो ये अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर कोड बनाए गए 1 2 3 या 1 3 4 ऐसे, इस प्रकार से होगा आपका। सॉरी दोस्तों, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं पाया नीचे की तरफ। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन। यहाँ पर 23 का ऑप्शन देखते हैं, 23 का ए वाला ऑप्शन सही, यानी कि पहला अनुच्छेद 32 तो सही ही है। इसके बाद 2 ऑप्शन और आपके सही हो सकते हैं। कौन? दूसरा देख सकते हैं अनुच्छेद 200, यहाँ पर 226 वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, और यहाँ पर 226 वाला सही होगा, और यहाँ से दोस्तों तीसरा वाला 227, ये तीनों सही होंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपके यहाँ पर ऑप्शन कौन से सही होंगे दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपके ए वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 यानी कि ए वाला, ये वाला और ये वाला, यानी कि जो संविधान के मौलिक ढांचे अनुल्लंघनीय लिखा गया है दोस्तों। देख सकते हैं फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा, अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा किसके अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, 227 के, तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक ही ऑप्शन में, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपको समझने को मिल रहे होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, साथ ही शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ देख सकते हैं सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सब व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी कि आप देख सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यायाधीश नियुक्त होता है, वो पहले जो है न्यायालय में एडवोकेट का वर्क करता है। तो कितने साल तक जो है वहाँ पर काम करता है एडवोकेट का कम से कम, उसके बाद ही उसको न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, ये आपको बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी, 10 वर्ष। कम से कम कोई भी वकील जो है उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में, यहाँ देख सकते हैं कम से कम 10 साल तक अपना कार्य करे, उसके बाद ही उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऑप्शन शायद ऊपर है, यानी कि मैं दोस्तों यहाँ पर क्या किया था, ऐसे करके दो एक फोटो खींच करके पूरा क्वेश्चनों का इस प्रकार से दोनों साइड में आ गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं इसके ऑप्शन यहाँ शायद ऊपर दिए गए होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति, आप यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ है। क्या राष्ट्रपति या फिर संसद या फिर मंत्रिपरिषद या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत? पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था आपका? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन से। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या फिर मंत्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है, ये आपको यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसके बाद बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है, क्या तीनों सही है या फिर एक सही है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है, ये आप सभी को पहले समझना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वो स्वप्रेरण पर यानी कि व्यापक लोकहित के किसी विषय में देता है, या फिर यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, क्या फिर या केवल यदि या नागरिक केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है, क्या ऐसा है? तो आप सभी को बताने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
26 के ऑप्शन बताने, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है, केवल 2 वाला। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं केवल 2 वाला, यानी केवल 2 वाले में ये ऑप्शन सही है कि यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तो, यह आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन अभी आप समझ नहीं पाए होंगे दोस्तों, अब समझेंगे। यहाँ पर देख सकते भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि या अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। ये जो है यदि वह कोई सलाह मांगता है ऐसी कोई, तभी जो है ऐसा हो सकता है। यदि वह जो है कोई ऐसा सलाह मांगता है राष्ट्रपति को, या देख सकते उच्चतम न्यायालय यानी कि राष्ट्रपति जो है कोई ऐसा सलाह अगर मांगता है, केवल यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे। पहले आप देख सकते भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को, बात समझ लीजिए दोस्तों, सबसे पहले बात समझिए आप, भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। यानी जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति कब ऐसा क्यों करता है? भारत उच्च न्यायालय क्यों ऐसा कर सकता है? कब? जब यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, जब हमारा यानी कि राष्ट्रपति द्वारा कोई सलाह मांगी जाएगी, तब जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के विषय पर सलाह दे सकता है। अब आशा करते हैं आप सभी को पूरी तरह से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन केवल 2 वाला राइट है। यह वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, यह आपको समझना है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने कथन दिए गए, पहले ये देख लेते हैं। 4 कथन दिए गए, चारों कथन पहले हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके देखते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए, एक साथ में पूरा समझ में आए। इस प्रकार से आपके ताकि ऑप्शन भी अगर मिले हों तो आपको ये समझ में आ जाए दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके दिए गए। यहाँ पर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, क्या ये भी सही, ये भी सही, ये भी चारों सही है, या फिर 1 या 2 सही, या फिर 3 या 4 सही। इस प्रकार से आपको ऑप्शन के कूट मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर 27 का, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परामर्शी अधिकारिता, पहला है उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तो 4 ऑप्शन है, आपको 4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, आप समझिए। फिर यहाँ देख सकते हैं दूसरा, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, दूसरा सही है। या फिर है क्या तीसरा वाला सही है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। या फिर चौथा ऑप्शन दे सकते हैं, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार केवल एक ही निर्देश के तहत जो है किया जा सकता है, एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ आपको बताना है क्या ये तीनों चारों सही, या फिर 2 ही सही, या फिर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 था। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन बताना है आप सभी को, कौन से ऑप्शन सही होंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। अब हम कूट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का कूट कह रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है, यानी कि 2 और 3, दूसरा और तीसरा कूट सही है। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, दूसरा और तीसरा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको उसी से संबंधित जो है यहाँ पर जूम ही कर रहा हूँ ताकि उतना ही दिखे। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 और 3 बोला जा रहा है, यही आप देखें अभी, यहाँ आप सभी ने देखा है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा वाला सही है। और किस प्रकार से सही है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देख पाएंगे, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही बात सही है दोस्तों। तीसरा क्या है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन जो है प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार, यहाँ देखिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, इसलिए जो है तो ऑप्शन नंबर दोनों आपका राइट है दोस्तों, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। और कूट की बात करें तो कूट में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट कर दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ये वाला दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से आप 2 क्वेश्चन जानने समझ गए, दोनों ऑप्शनों से आपका 2 क्वेश्चन निकल करके आया। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है वीडियो, तो अंत तक जरूर देखिएगा। भले ही आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़े क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और जितने भी क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है उसमें जान लीजिए, जितने भी ऑप्शन लेंदी हैं तो उसमें जितने ऑप्शन उतने क्वेश्चन आप समझ लीजिए आपके एग्जाम के हिसाब से। तो ऑप्शन अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या कह रहा है, विधायी शक्ति
शक्तियों की संघीय सूची समाविष्ट विषय किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को अधिकार दिया गया है। क्या जब भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, फिर मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है, फिर संसद के अध्यक्ष को दिया गया है। इस वजह से आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। विधायी शक्तियों की संघीय सूची समाविष्टि किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है कि आप जो है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं आप उच्चतम न्यायालय को। ये किसको दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी, ये संसद को दिया गया दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद को दिया गया है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी भी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है कौन? संसद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वाद में, हाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, संविधान के मूल ढांचा देख सकते हैं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ वाद और विवाद यानी कि जो कि मुकदमा चलता था पहले, उसी के अकॉर्डिंग जो न्यायालय में न्याय मिलता था उसी के अकॉर्डिंग जो पारित किया जाता सिद्धांत वही है। तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत दिया गया था? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती। याद रख सकते हैं, जब भी आएगा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने दिया था, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती के संविधान वाद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सभी सामने 29 के बाद दोस्तों, 29 के बाद आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन नंबर 30 आप इस वाले पेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहली पहल पर, यानी अपनी पहल पर, या फिर तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, या फिर तभी जब मामले जो है नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, या फिर तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के खतरा के पैदा करता हो, तभी ऐसा है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय होता है या कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, सलाह देता है, कब देता है ये आपको बताना है। इस प्रकार से ऑप्शन रखे गए हैं, आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 के बी, देख सकते हैं बी वाला सही होगा। तभी देता है परामर्श जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, यानी जब राष्ट्रपति, अभी देख लीजिए इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था आप सभी का, वहां पर भी यही क्वेश्चन था कि कब वो जो है राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई चीज़ पूछना चाहता है, यही चीज़ दी गई। यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन नंबर बी, तभी जब ऐसे परामर्श के लिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा और कहेगा, तभी जो है वो सलाह दे सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी संविधान यानी कि संशोधन, देख सकते हैं संशोधन लिखा गया है, कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, क्या हो सकता है यहाँ, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यानी कि जो संविधान संशोधन होते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित भी किया जा सकता है यदि वह किस टाइप का हो। आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, यदि जो है वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 के हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। इसका मतलब क्या हुआ, यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार जो भाग 3 में रखे गए हैं, इसको हटाया नहीं जा सकता है दोस्तों। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यदि वह जो है यहाँ पर क्या कहा, कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित करता है, जब भी ऐसा होगा, जब भी विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, उसको अगर हटाकर संविधान में कहीं अन्य जगह रख दिया जाएगा, तो ये जो है संविधान, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसीलिए इस प्रकार के ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप सभी, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में थोड़ा सा कूट है, सूची 1 सूची 2 को आपको मिलाना है। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं और उसके बाद नीचे भी हमें लगता है कूट दिया गया होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से, ए का कौन सा, बी का कौन सा, इस प्रकार से आपका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बता ही देते हैं क्या है। पहले भारत का राष्ट्रपति क्या है,
फिर सर्वोच्च न्यायालय के जज संसद, फिर उसके बाद डी वाला संघ की मंत्री। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? सी वाला। अभी देखते हैं सी वाले में क्या दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला है कि ए का 3, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का 1। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ए का तीसरा यहाँ दे सकते हैं दोस्तों, ए वाले का तीसरा और बी वाले का अभी दिया गया था, यानी कि ए वाले का भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है, ए वाले का बी हो गया। और फिर देखते हैं बी वाले का 4 हो गया, बी वाले का 4, यहाँ आप देख सकते हैं बी वाले का 4, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जज जो है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं सी का दूसरा और डी का पहला, यहाँ देख पाएंगे सी का दूसरा और डी का पहला। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होगा सी का दूसरा। संसद सदस्य जो है कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं, और डी का पहला संघ के मंत्री जो होते हैं सूचना की गोपनीयता बनाए रखते हैं। इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है, यहाँ पर देखते हैं 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आप अगर समझें तो। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान, यानी भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखता है। फिर आप देख सकते हैं बी वाला सर्वोच्च न्यायालय के जज क्या करते हैं, यहाँ आप देख पाएंगे बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन 4 बन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज का क्या काम है? वो संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखते हैं, इनका ये काम है। और संसद सदस्य क्या करता है? कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है। संसद का सदस्य जो भी होता है वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक वहन करता है। और जो चौथा संघ के मंत्री जो होते हैं वो सूचना की गोपनीयता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से आप 4 क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आपको बताना है। यहाँ पर कौन अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में, आपको अनुच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन अनुच्छेद यहाँ सी वाला आपका राइट है। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 पढ़ना। अगर अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 32 पढ़ना अगर ऐसा होता है तो भारतीय संविधान का जो है ये वाला अनुच्छेद संवैधानिक विवाद के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र से संबंध है। कौन सा संबंध है? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। जब हम अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 32 को पढ़ना ऐसा होता है तो जो है ये जो है विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने को भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति आती है। यहाँ आप देख सकते हैं केंद्र और राज्यों के, यानी कि आप दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 33 के बाद दोस्तों अभी यहाँ 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, यहाँ देख पा रहे होंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। क्या क्या अधिकार है न्यायालय को? न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या क्या अधिकार है आप सभी को यहाँ बताने हैं, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का ए वाला ऑप्शन सही। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये जो है न्यायालय के अधिकार में है। देख सकते हैं यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो कोई भी कानून अगर संविधान के विपरीत होगा तो असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार न्यायालय के पास होता है न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत। इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। कह रहा है उच्चतम न्यायालय की आज तक सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? ऐसा कौन सा केस था जिसमें जो है सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है? तो वह है दोस्तों गोलकनाथ केस, यहाँ से गोलकनाथ केस में। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। गोलकनाथ केस में उच्चतम न्यायालय की आज तक सबसे जो है दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है दोस्तों? आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलेखन हेतु अधिकृत करता है? आपको बताना है किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है कि जो पुनर्विलेखित हेतु अधिकार देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। यह आपको बताना है। यानी कि अभी जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है या न्यायालय का जो कोई भी ऐसा निर्णय उसके अधिकार में आता है तो वो
किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये आपको बताना है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और आपके एग्जाम में बहुत जो है बेनिफिट होने वाला अगर आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आपको बताना है। ये जो है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद, संविधान का 137 नंबर अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। आंसर नंबर ए। इसका मतलब दोस्तों अभी आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय जब भी लिखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट होगा और जब उच्च न्यायालय होगा तो हाई कोर्ट होगा। आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में भी जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 उनकी संख्या 4 होती है। यहाँ देख सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, हो सकता है अगर पूछ लिया जाए आप नॉलेज में रख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित होता है, यानी कि ऐसे मंडल जहाँ पर न्यायालय के जज को नियुक्त किया है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनको कितनी संख्या होती है, 4 संख्या होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताने हैं। देख सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन फिर मिल गए हैं, आपको बताने हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा सही होगा, 38 का बी वाला सही होगा। यहाँ आपको देख सकते हैं कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ने की, आप बी वाला सही आप देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय को ये जो है शक्ति प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं लिखा गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन किसके बारे में सही है। ये वाली बात सही है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय और या फिर कोई भी आदेश दिए गए उनको पुनर्विलोकन करने की शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। यह वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 के बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे। संविधान के में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति प्रावधान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है दोस्तों। 39 का क्वेश्चन कौन सा सही है, आप सभी को ऑप्शन बताने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हाई कोर्ट दोस्तों, यहाँ समझिएगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट SC सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आप आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों को वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग विश्वास मानिए इतने जितने भी क्वेश्चन मोस्टली लगभग जान लीजिए आप 50 क्वेश्चन मैं इसमें रखा हूँ। आप जल्दी समाप्त होने वाला है, आप घबराइएगा मत, जल्दी ही समाप्त होने वाला है। लेकिन आप सभी क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा और इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग से ही मिल जाएंगे। इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है स्क्रीन पर। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ये बात सही दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, क्या इसकी परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत आती है कि उसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, कि उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या फिर उसकी संवैधानिक अधिकारिता। ये अधिकार उसको किसने दिया है ये आपको बताना है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ये सही बात है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन ये किसके अधिकार के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। क्या यह अधिकार इसको संविधान के द्वारा दिया गया, मूल अधिकार के द्वारा दिया गया, फिर अपील के द्वारा या फिर परामर्श के द्वारा दिया गया, ये आप सभी को बताने हैं। आशा करते हैं ऑप्शन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं। अगर मेरी बात आपको ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। यहाँ देख सकते हैं इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत,
ये जो है दोस्तों ऐसा है, इस क्वेश्चन में जो कहा गया केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय का शक्ति में आता है, यानी कि इसका अधिकार है। ये कौन सा, इसका मूल अधिकार है। इसको ऐसा कर दिया गया संविधान में कि इसका मूल अधिकार है कि ये जो है इसका निर्णय करेगा ही करेगा। राज्य और केंद्र के बीच जो भी विवाद होगा उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ही करेगा, उसके मूल अधिकार में आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक, यानी जिसे एडहॉक बोलते हैं, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है, आप यहाँ पर बताना है। अब जब कब होती है, जब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जब किस प्रकार की संबंध होती है, जरूरत होती है, वो आपको बताना है ऑप्शन को देख करके। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ देख सकते हैं, क्या कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं तब जो है तदर्थ को लाना पड़ता है? क्या अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता तब लाना पड़ता है? या फिर न्यायालय के समक्ष लंबित पदों की असाधारण वृद्धि होती है, वादों में असाधारण वृद्धि हो जाती है, यानी कि वाद विवाद और बढ़ जाते हैं, तब जरूरत पड़ जाती है अन्य न्यायाधीश को रखने की? या फिर जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीशों की आवश्यकता कब पड़ती है? आप सभी को यहाँ बताना ही ये सबसे आसान तरीका है। तो सबसे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है जब, तब जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपका जुडिशियरी से संबंधित ही पेपर होने वाला है। आप सभी को पता है जुडिशियरी से संबंधित, जुडिशियरी का मतलब ही होता है न्यायालय, तो इसका मतलब न्यायालय से संबंधित आपका, क्योंकि आप वकील बनने जा रहे हैं, वकील वाला कोर्स करने जा रहे हैं, इस प्रकार से आप जो है एडवोकेट बनने वाले हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, कैसे दोस्तों? यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की। ये तो हमको बात सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ही एक आंसर मिल गया, एक क्वेश्चन और मिल गया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सबसे पहले यहीं पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ये आप बात समझ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखते हैं अगला ऑप्शन, देखते हैं इसमें जो ये क्वेश्चन कह रहा है किसके आधार पर, इस प्रकार से देख सकते हैं, राज्यसभा द्वारा निर्धारित किए जाने के पर, या फिर लोकसभा की सलाह पर, या फिर प्राथमिक सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। यानी कि आपको यह बताया जा रहा है कि आप तो सबसे पहले क्वेश्चन बना सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में आप क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सबसे पहला आपके अंदर, आपके एग्जाम के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आए जो मैंने दिया है, इस प्रकार से आप समझिए, नहीं तो कहें कि आप कोई पढ़ा दिए कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन और आंसर मिला करके इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वहां से आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं, इसीलिए मैं व्याख्या करते हुए चल रहा हूं सबका। तो यहाँ पर पूछा गया जो राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये क्यों जो है राष्ट्रपति के द्वारा, किसकी सलाह पर होता है? ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा दिया तो जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर? पहला देखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना, ऐसा है कि लोकसभा के द्वारा, फिर प्राथमिक सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो जो करता है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ करता है, यानी कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, उनका भी परामर्श होता है इसमें, तभी वो जो है नियुक्ति करते हैं। आज समझ में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो कार्यवाहक होते हैं कुछ समय के लिए आते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 आपको समझाना है, क्वेश्चन नंबर 43 का आपको बताना है। ये भी जो है दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है, चाहे वो कार्यवाहक हो चाहे कोई भी हो, न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। बस क्या करता है, उसकी मतलब उसमें जो है सहमति किसकी होती है? मुख्य न्यायाधीश यानी जज की भी होती है। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं? यानी कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनके यानी कि वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद वो वकालत कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या वो वकालत कर सकते हैं कि नहीं? पहला क्वेश्चन, हाँ कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ देख सकते हैं, वो जो है किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ऐसा है क्या? यहाँ पर देख सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं?
या फिर या किसी ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में या फिर केवल उच्च न्यायालय में या फिर किसी भी न्यायालय में। दोस्तों एक बात और है, किसी भी न्यायालय में नहीं भी जा सकते हैं। ये चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। देख लीजिए, किसी भी न्यायालय में नहीं। कह रहा है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप लिख दीजिएगा नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से इसी के तहत दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, सेवा कर सकते हैं किसी न्यायालय में नहीं, इस प्रकार से दे सकता है, किसी भी न्यायालय में नहीं, या कुली नहीं, या फिर इस प्रकार से आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, नहीं कर सकते वकालत। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। अब बताइए किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 यानी संसद के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ देख पा रहे होंगे, संसद के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो है निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन ऊपर होगा, अभी दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ देख सकते हैं फिर डैश किया गया के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। किसकी जांच के बाद, यहाँ पर जांच की बात हो रही है, किसकी जांच के बाद, यानी कि आपको क्या बताना है, जांच। यानी जैसे मान लीजिए कोई न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसकी जांच के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। यानी कि जो अगर राष्ट्रपति है हमारा, जो राष्ट्रपति होता है, अगर किसी जज को हटाना चाहता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जांच कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं हटा सकते हैं। जांच में अगर कुछ खामी पाई जाती है तभी हटा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस जांच के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। सीबीआई जांच के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीआई जांच के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद, या फिर यानी कि देख सकते हैं न्यायाधीश की बात हो रही है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी ध्यान रखना दोस्तों। जहाँ पर, क्योंकि जब मैंने मुख्य न्यायाधीश देखा तब यहाँ पर ध्यान आया, जो न्यायाधीश होता है कि जो भी और जज होते हैं, मुख्य वाले को छोड़कर जितने भी जजेस होते हैं उनको अगर हटाने की बात हो तब बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर न्यायाधीश के बाद, न्यायाधीश को हटाने जांच के बाद क्या जांच करना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच करना है, भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट आएगी तब आप हटा सकते हैं, या फिर ऑप्शन एक और दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। यहाँ आप ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, संसद में महाभियोग पारित होने पर किस प्रकार से आप जो एक मुख्य न्यायाधीश को नहीं, न्यायाधीश को किस प्रकार से राष्ट्रपति हटा सकता है, ये आपको बताना है। यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। ये ना दोस्तों सीबीआई जांच भी नहीं लगेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी नहीं लगेगा, ये जो काउंसिल कोर्ट का भी, ये तीनों ऑप्शन सही गलत है, सिर्फ ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर इसका देख सकते हैं, संसद में महाभियोग के प्रस्ताव पारित होने पर, जब भी यानी कि दोस्तों क्या सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं, देख सकते हैं महाभियोग के द्वारा, यानी कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कब हटा सकते हैं, महाभियोग जब भी लगेगा, महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाभियोग के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। देख सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, महाभियोग का जो निर्णय आएगा महाभियोग के बाद, उसके बाद ही जो है आप जो है वो हटा सकता है किसी भी न्यायाधीश को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ है स्क्रीन पर, यहाँ देख सकते हैं, जो कि यहाँ आपके स्क्रीन पर है। संसद के द्वारा, यहाँ देख पा रहे होंगे, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद जो है वो किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है, भारत के उच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। यानी कि अगर हम उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर स्वायत्तता की रक्षा हेतु, यानी कि आप देख सकते हैं, आप छोटा कर देते ताकि पूरा क्वेश्चन एक साथ आए, ऑप्शन सभी साथ आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पहला वाला सही है, दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा, ये आपका अभी कूट मिलेगा, आपको उसके हिसाब से बताना है कि तीनों ऑप्शन से 4 हो सकते हैं, या फिर 2 ही सही या फिर 1 सही हो सकता है। इस तरह से आपको छांटने हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 47 का बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ देख सकते हैं, ए वाला सही होगा, केवल 1 और 3 यहाँ पर देख सकते हैं, केवल 1 और 3 दोस्तों सही है ऑप्शन। इस तरह से हम 1 और 3 को देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का 1 वाला सही है और 3 वाला सही, इसी को हम पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। अभी देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन आया था इस टाइप का। जब भी किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं सबसे पहला, तो इसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति जो करते हैं तो उसमें जब नियुक्ति करना चाहते हैं तो उसमें मुख्य न्यायाधीश जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है, उसको जो है उसकी जो है विचार विमर्श जरूर लेते हैं, तभी जो है नियुक्त करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, भी आप सभी ने पढ़ा था। और दूसरा देख सकते हैं दिया गलत दिया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश हटाए, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, इस प्रकार से गलत है। तीसरा वाला सही है। तीसरा वाला क्या कह रहा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है। देख लीजिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और मिल जाएंगे। जब भी आ जाएगा भारत के न्यायाधीश का वेतन किस निधि से आता है, तो आप बताएंगे संचित निधि से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बहुत क्वेश्चन मिलने वाला, देख लीजिए यहाँ पर जो संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। इस तरह से ये वाला बात सही है और 1 वाला सही है। चौथा देख लेते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श, नहीं ऐसा नहीं है। सभी नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश का विचार नहीं करना पड़ता, सिर्फ न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय ही राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करता है, क्योंकि वो तो उसी क्षेत्र से जुड़े हैं इसीलिए, और उनका भी कुछ गरिमा है उस पद का। इस प्रकार से दोस्तों ये वाला पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला आपका। इस तरह से जो है कोट बन जाएगा। कोट जो है कोट में ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, 1 और 3। आप खुद ही पढ़ते पढ़ते दोस्तों इतना सीख गए होंगे। इस प्रकार से आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं, ऑप्शन बड़े बड़े नहीं है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों सकते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये बताना आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान के द्वारा होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारतीय संविधान के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। मान लीजिए उच्चतम न्यायालय में इस न्यायाधीश को बढ़ाना है, ये शक्ति किसको मिली है। क्वेश्चन नंबर 49 का देख सकते हैं, संसद को मिली है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा मतलब राष्ट्रपति को होता है, राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्ति कर सकता है, ना कि वो कर सकता है बढ़ा सकता है। बढ़ाने का संसद को जो है इसके पास शक्ति है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। और अगला क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, उच्चतम न्यायालय ने से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर अभी मैं दोस्तों बहुत बार आया होगा मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 का आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति को, जैसे भी आप सभी को बहुत बार मैंने बताया कि जब भी कानूनी मामले में किसी परामर्श लेना है राष्ट्रपति को, तो वो किससे लेगा, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से लेगा, और राष्ट्रपति को उसी का अधिकार है, परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, यानी कि कब वो जो है रिटायर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का डी 65 वर्ष में देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर डी वाला आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष की आयु में किसी न्यायालय किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष समाप्त होने के बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, भारत में 25 उच्च न्यायालय है, क्या सही है। ये दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का, देख सकते हैं दोस्तों, ये जो गलत है क्वेश्चन नंबर, ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला नहीं है दोस्तों। 32 ऐसे कुछ 30 है दोस्तों, इस प्रकार से है कुछ। दूसरा है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये बात जो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है। तीसरा देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा दोस्तों, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है। इस प्रकार से आशा करते हैं दोस्तों आप सभी के समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन, पूरा वीडियो आप सभी को बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। आप सभी कमेंट आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप कमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ पूछ सकते हैं, जो भी हो सकता है आप पूछिएगा, और जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं पूरी मदद करूँगा। दोस्तों मेरा भी एग्जाम लगा हुआ है, इस प्रकार से मैं बहुत सारा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ आपके पीछे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, आप नहीं समझ सकते हैं। अगर आप एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करें तो आप समझ जाएंगे कितना मेहनत लगता है, और आप लोग अगर से वीडियो को नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें से दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर दे, 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह था दोस्तों, जो कि सभी आपकी जुडिशरी से संबंधित है दोस्तों।
ये आप समझ लीजिए आपके ही लेवल के थे। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी के एग्जाम में यहाँ पर बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में, किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो भी और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ में आपको जो है इस चैनल पर फिर मिलता रहूँगा। अभी तक जो नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो वीडियोस आते रहते हैं आप सभी के एग्जाम में के जब तक नहीं रहते हैं तब तक मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।